मेरा डे स्टार्ट होता है 8:30 टू 9 के आसपास। मेरा जो वर्किंग आवर्स है वो होता है, तो मैं इतने बीच में मैं अपना कंटेंट का काम करता हूँ। फिर मैं सबसे पहले मेल्स ही चेक करता है, क्योंकि अब डेली स्टैंड अप कॉल में क्या होता है उसको स्ट्रेच भी करता हूँ, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम का थोड़ा सा ये कॉन भी है कि मैं जिम हफ्ते में 3 से 4 दिन जाता हूँ। सबको लगता है कि डेटा एनालिस्ट का काम डैशबोर्ड बनाना होता है, पावर बीआई ओपन करो, विजुअल्स बनाओ, रिपोर्ट्स बनाओ और क्लाइंट को भेजो। बट रियलिटी इससे कुछ डिफरेंट है। रियलिटी में क्या होता है कि सीक्वल क्वेरी बनाओ, पाइथन में भी काम करना है, डेटा ब्रिक्स में भी काम करना है, अलग अलग टूल्स में काम करना है, अलग अलग टूल्स को कनेक्ट करना है। अगर कुछ क्लाइंट को इशू लगा रिपोर्ट्स में तो पूरा बैकएंड को डिटेक्टिव की तरह छानना है कि कहाँ दिक्कत है, कहाँ इश्यूज़ है, पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सबको पता नहीं होते। तो मैं आज आपको वो बताऊंगा कि वर्क एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ। 12+ साल का एक्सपीरियंस है मुझे, और 5-6 साल से आफ्टर कोविड के बाद से मैं ऑफिस नहीं गया हूँ, मैंने वर्क फ्रॉम होम ही किया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट वर्क फ्रॉम होम करने में कैसा दिन होता है, क्या क्या टास्क रहते हैं, क्या क्या करना पड़ता है या करता हूँ मैं शुरुआत से बताऊंगा कि शुरुआत से मैं जब मैं उठता हूँ एंड देन टिल डे एंड जब करता हूँ तब कि मैं मेरा दिन कैसा रहता है। मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव है और मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। मैं आईटी इंडस्ट्री में 12 साल से हूँ एंड मैं पुणे में रहता हूँ और अपनी वाइफ, बेटे और मम्मी के साथ में रहता हूँ यहाँ पे। मेरा दिन यूजुअली जल्दी स्टार्ट नहीं होता, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। मेरा डे स्टार्ट होता है 8:30 टू 9 के आसपास। तो ये मत समझना कि आपको बाद में ये सुनने मिलेगा कि मैं 5 बजे उठता हूँ और ये करता हूँ वो करता हूँ, ये नहीं है। मैं रियलिटी बताऊँगा कि मैं 8:30 टू 9 के आसपास उठता हूँ। द रीज़न कि मैं 8:30 टू 9 क्यों उठता हूँ, बिकॉज मैं पिछले 10 सालों से मेरा जो वर्किंग आवर्स है वो अराउंड 12 टू 12:30 PM टू 9 टू 9:30 PM है। मैं ये मेरा 10 साल से मतलब इवन मैं कंपनी चेंज करता हूँ, मुझे जो क्लाइंट्स मिलते हैं उनका जो टाइमिंग रहता है वो सेम ऐसा ही रहता है। मेरा जो क्लाइंट है वो यूरोपियन क्लाइंट है राइट नाउ, तो उनका टाइमिंग वही, अगर मैं 12 बजे तक करता हूँ तो 3.5 घंटे का कुछ फ़र्क है अभी, तो वो वही 8 8:30 के आसपास आते हैं, तो उतने बीच तक मैं लॉग इन कर लेता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि सुबह से उठकर मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले 8:30 में उठता हूँ। देन मुझे सबसे पहले टी चाहिए, और मैं टी पर्सन हूँ, मैं कोई कॉफ़ी वगैरह पर्सन नहीं हूँ। हाँ, मुझे थोड़ी कभी कभार कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है, बट नॉट रेगुलर। देन मैं टी वगैरह पीता हूँ एंड रेडी होके अगर वीकडे है तो मेरा बेटा जो है वो अभी समर कैंप जा रहा है, तो मैं उसको समर कैंप के लिए उसको रेडी करता हूँ। एंड बिकॉज मेरी वाइफ भी वर्किंग है और उसका हाइब्रिड रहता है, तो जब वो ऑफिस जाती है तो मैं ही उसको रेडी करता हूँ, और जब वो ऑफिस नहीं जाती है तो वो उसको रेडी कर देती है। और देन उसको, अगर फॉर एग्जांपल वो ऑफिस गई है तो मैं उसको रेडी करता हूँ, या मेरी मम्मी रेडी करती है उसको। एंड देन उसको मैं ड्रॉप करता हूँ अराउंड 10 टू 10:30 के बीच में। एंड जब मैं वहाँ से वापस आता हूँ तो फिर मैं एज आप लोगों को पता है कि मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे भी अच्छे फॉलोअर्स हो गए हैं, अभी हमने 100 के टच किया है। अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो मुझे। देन फिर मैं कंटेंट का इतने बीच में, जब मेरा बेटा वहाँ रहता है और मेरा ऑफिस का काम स्टार्ट नहीं हुआ रहता है, तो मैं इतने बीच में मैं अपना कंटेंट का काम करता हूँ। कुछ रील्स बनाना, या फिर स्क्रिप्टिंग करना, या कमेंट्स के रिप्लाई करना, कुछ भी, लेकिन वट कंटेंट से रिलेटेड। देन एट अराउंड 12 टू 12:30 मतलब मैं लॉग इन कर लेता हूँ। और इसी बीच में अपने बेटे को भी ले आता हूँ, बिकॉज उसका स्कूल पास है, तो मुझे इतना टाइम लगता नहीं, 5 से 10 मिनट लगते हैं उसको लेने छोड़ने में। तो मैं 12 के आसपास अपना लॉगिन कर लेता हूँ, और उसी बीच 12 टू 12:30 के बीच में मैं अपने बच्चे को ले भी आता हूँ। अब देन जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ, मैं अभी बताता हूँ कि 12 टू 1 में क्या करता हूँ। तो जब मैं लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन करते ही मैं मेल्स चेक करता हूँ, अपने सारे मेल्स चेक करता हूँ। मेल्स चेक करना, और सभी ऐसा करते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एक मेल जो है ना वो पूरे दिन का आपका शेड्यूल चेंज कर सकता है। तो इसलिए मुझे या कोई भी एक पर्सन होगा जो काम करता होगा इंडस्ट्री में, सबसे पहले मेल्स ही चेक करता है, क्योंकि देखता है कि रात भर में क्या क्या कम्युनिकेशन आया है, कुछ अर्जेंट कम्युनिकेशन या कुछ अर्जेंट काम तो नहीं है। तो पहले मैं मेल चेक करता हूँ। देन जब वो मैं चेक कर देता हूँ उसके रिप्लाईज़ वगैरह, कोई अगर अर्जेंट ईमेल है, अगर जिसका अर्जेंट रिप्लाई हो सकता है या तुरंत रिप्लाई हो सकता है, मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ। जिसमें कुछ डेटा एनालिसिस करना है, फॉर एग्जांपल कुछ
दिक्कत आई है डेटा में, मतलब डेट नंबर्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर मैं टाइम लेता हूँ, उसका रिप्लाई तुरंत नहीं करता हूँ। आइदर मैं एक्नॉलेजमेंट मेल भेज देता हूँ कि ठीक है, आई एम लुकिंग इनटू दिस, विल गेट बैक टू यू, ऐसा करके ईमेल, तो उनको भी ये लगता है कि हाँ ये इस पे काम स्टार्ट हो गया है। ये एक स्टैंडर्ड चीज़ें होती है, जब आप काम करोगे या आप काम करते होगे तो आपको पता होगा, तो ऐसा मैं कर देता हूँ। तो इतने बीच में मुझे 12:30 पौने 1 हो जाते हैं ये करते करते। फिर उसके बाद में मैं अपना देखता हूँ, मैंने कुछ ऑटोमेशंस बना के रखे हैं, और सिंस वो अभी प्रोडक्शन में गए हैं तो मेरा काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको चेक करना कि वो सही तरीके से काम करें। तो मैं डेली बेसिस पे मेरा काम अभी ये रहता है कि मैं सबसे पहले उनको चेक करता हूँ कि उन्होंने वो पाइपलाइन जो थी, जो जॉब्स थी, वो रन हुई हैं कि नहीं हुई हैं, और देन उन्होंने सही आउटपुट दिया है कि नहीं दिया है, और जो टाइम हम लोगों ने शेड्यूल किया था या जो SLAs था उसके हिसाब से वो ऑटोमेशन चला है कि नहीं चला है, ये सब मैं चेक करता हूँ। वैसे अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन अगर उसमें कोई दिक्कत हुई तो मेरा पूरा दिन उसी में ही जाएगा। मेरा सबसे पहला टास्क वही होगा कि उस ऑटोमेशन की इशू को रिजॉल्व करना, बिकॉज मेरा क्लाइंट क्या चाहता है कि उस पर्टिकुलर वर्क के लिए जिसको ऑटोमेट किया है उसके लिए कोई FTE यूज़ नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट डे जब ये ऑटोमेशन रन नहीं होगा तो उसके लिए कोई एक FTE या एक रिसोर्स चाहिए पड़ेगा। इसलिए वो हमको क्या करना पड़ता है, मुझे क्या करना पड़ता है, वो देखना पड़ेगा कि वो इशू क्या है और उसको तुरंत के तुरंत रिजॉल्व करना पड़ेगा मुझे। वो बात अलग है, अगर वो लॉन्ग टर्म इशू है, अगर कुछ नहीं रिजॉल्व हो रहा है तो उसका हम देख सकते हैं, उससे क्लाइंट से बात कर सकते हैं, बट वो पहली प्रायोरिटी हो जाएगा। अब जब मैंने ये सब चेक कर लिया तो मुझे 15 से 20 मिनट हो जाते हैं सब चेक करने में, बिकॉज देर आर मल्टीपल थिंग्स टू चेक। फिर 1 to 1:30 में क्या करता हूँ कि 1 to 1:30 में पिछले दिन का कोई काम अगर पेंडिंग है तो मैं थोड़ा सा निपटाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ हो जाए। बिकॉज क्या होता है, 1:30 to 2:30 हमारी होती है स्टैंड अप कॉल, और उसमें बताना पड़ता है कि आपने कल क्या किया। तो मैं जो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में कुछ ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है तो मैं प्रिपेयर करता हूँ कि मैंने क्या किया था लास्ट डे, देन मैं सारी डिटेल्स निकालता हूँ, क्योंकि बिकॉज क्लाइंट को बताना पड़ता है सारी चीज़ें कि हमने क्या काम किया, क्या आउटपुट रहा, सब बताना पड़ता है। तो 1 to 1:30 के बीच में ये पूरा होता है। अगर कुछ काम थोड़ा मोड़ा बचा रह गया हो तो वो भी कर सकते हैं, कर लेता हूँ मैं, थोड़ा मोड़ा जो भी हो सकता है उस हाफ एन आवर में, तो वो भी कर लेता हूँ। देन 1:30 to 2:30 हमारा होता है स्टैंड अप कॉल, डेली स्टैंड अप कॉल। ये यूजुअली 15 मिनट्स का होता है, बट हमारा क्यों वन आवर का होता है, उसके पीछे एक रीज़न है। बिकॉज हम एक नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसमें अभी बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ऐसे तो हमारा डेली स्टैंड अप हाफ एन आवर का होता है, 15 मिनट्स का तो नहीं होता, बिकॉज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। बट अभी हम 1 आवर का कर रहे हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, तो उनको पूरा देखना पड़ता है और उनका पूरा डिस्कस करना पड़ता है। तो इसलिए अभी हमारा 1 आवर, मतलब 30 मिनट से 1 आवर के बीच में हमारा ख़त्म होता है डेली स्टैंड अप कॉल। अब डेली स्टैंड अप कॉल में क्या होता है, डेली स्टैंड अप कॉल में फर्स्ट पहले तो ये होगा कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम आएगा शिवम, मैं वो एक अजूर डेवऑप्स हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें एक बोर्ड्स का ऑप्शन होता है, वो उसमें हमारे सारे प्रोडक्ट बैकलॉग होते हैं। अब प्रोडक्ट बैकलॉग किसी को नहीं पता तो मतलब प्रोडक्ट बैकलॉग वो होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक काम असाइन किया है तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट रेस कर दी जाती है, जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी रहती हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं और इसको ये काम करना है, तो वो प्रोडक्ट बैकलॉग कहलाता है। हम लोग डेवऑप्स यूज़ करते हैं उसके लिए, तो वो प्रोडक्ट बैकलॉग कहलाता है। अब वो प्रोडक्ट बैकलॉग, अब वो बोर्ड्स खुलते हैं तो उसमें मेरा नाम सेलेक्ट होगा और उसमें मेरी सारी प्रोडक्ट बैकलॉग जो मुझे असाइन है वो सब आ जाएंगी, आइदर वो किसी भी स्टेटस में हो। अब वो जब वो आ जाएंगे तो अब मुझे सारी बैकलॉग का मुझे स्टेटस बताना पड़ेगा, कि मैं कौन सी बैकलॉग कहाँ पर है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैकलॉग है जो अभी तक मुझे असाइन हुई बट मैंने कोई काम स्टार्ट नहीं किया है, तो मुझे वो बताना पड़ेगा मैं कब से स्टार्ट करूँगा। देन कुछ बैकलॉग होंगी जो एक्टिव होंगी, इन प्रोग्रेस होंगी, तो अगर वो इन प्रोग्रेस है तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं उसमें क्या क्या काम कर रहा था कल तक मैं क्या काम कर रहा था, एंड देन आज मैं क्या काम करने वाला हूँ उस पर। कुछ बैकलॉग होंगी जो मेरी रेडी टू QA होंगी या रेडी टू प्रोडक्शन होंगी, तो उनका स्टेटस देखना कि वो प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो गए हैं कि नहीं, सारे चेंजेस या नहीं है। और अगर वो हो गए हैं, अगर वो QA में डिप्लॉयमेंट हो गए हैं तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके और एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का दोनों का स्क्रीनशॉट लेके वो डालना पड़ता है बैकलॉग में एज ए एविडेंस। तो वो सब भी हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या हो गया है और कौन सा इशू कहाँ पर अटका हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्रोडक्ट बैकलॉग में काम कर रहा हूँ, अब मैंने कुछ कल काम किया है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि क्या प्रोग्रेस थी इसमें। आइदर तुम प्रोग्रेस बताओ
आइदर तुमको, अगर तुम कुछ इशू में अटके हो तो तुम्हें वो इशू डिस्कस करना पड़ेगा और तुमको बताना पड़ेगा कि तुम किसकी हेल्प लेने वाले हो। आइदर क्लाइंट भी तुम्हारी हेल्प कर सकता है, फॉर एग्जांपल कोई इशू है जिसमें क्लाइंट तुम्हें बता सकता है तो वो भी तुम्हारी हेल्प कर सकता है, बट वो इशू डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या दिक्कत थी, कि तुमने काम क्यों नहीं किया। अगर कोई इशू में स्टक थे तो ठीक है वो बताओ, अगर कुछ प्रोग्रेस है तो वो बताओ, और एंड देन आज क्या काम करने वाले हो ये भी बताना पड़ता है। तो ये सब बताया, देन जैसे ही मेरा नंबर ख़त्म हुआ, बाकी के डेवलपर्स भी रहते हैं, बाकी के जूनियर्स लोग भी रहते हैं, तो वो पूरा कॉल मुझे पूरा सुनना पड़ता है। बिकॉज आपको, आपसे क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट करता है कि एज अ सीनियर आप उस कोई इशू अगर डिस्कशन हो रहा है जो जूनियर डेवलपर्स कर रहे हैं, तो आपको उसमें अपना आउटपुट, अपना वो भी देना पड़ेगा कि भाई ये तुम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, अपना सजेशन देने पड़ेंगे। बिकॉज एज अ सीनियर आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्लाइंट कि आप जूनियर लेवल के जो इश्यूज़ हैं आप रिजॉल्व करवाओ उनसे। तो पूरा मतलब समझ लो कि आप पूरा कॉल सुनना पड़ता है, उस बीच में आप कुछ काम नहीं कर सकते अपना। पूरा कॉल, मुझे तो पूरा कॉल सुनना पड़ता है एज अ सीनियर, तो क्योंकि मुझसे ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। फिर कुछ भी पूछ सकते हैं बीच में कि शिवम इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या नहीं कर सकते हैं, या तुमने वो काम किया था तो इसका क्या करेंगे, ये सब डिस्कशन होता है। अब 2:30 तक मेरा, हम लोगों का ये सब कॉल मोस्टली चलता है। अब 2:30 to 3 के बीच में मैं लंच करता हूँ, क्योंकि मैं घर से ही हूँ, तो मैं मतलब इतना मुझे टाइम लगता नहीं लंच के लिए कि मतलब वॉक करने जाना, ये करने जाना, ये सब नहीं है। वर्क फ्रॉम होम का एक बेनिफिट ये है कि आपको फैमिली के साथ में टाइम बहुत मिल जाता है। जैसे मैं अपने बेटे को दिन भर देखता रहता हूँ, उसको थोड़ी थोड़ी देर में देख सकता हूँ अपने रूम से आके बाहर, तो ये एक बेनिफिट है। दूसरा एक कौन है जो है कि आपका सोशल लाइफ नहीं रहता है, मतलब कि कलीग्स के साथ में बाहर जाना लंच करने, या उसके बाद में थोड़ा सा गप्पे वगैरह मारना या वॉक कर लेना, वो सब नहीं होता है। तो लंच टाइम बहुत छोटा होता है, 2:30 से 3 के बीच में होता है, मैं लंच करता हूँ 2:30 से 3 के बीच में। एंड देन जब तक मोस्टली लोगों का हाफ डे ख़त्म हो जाता है तब मेरा एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। अब 3 बजे से 5 बजे के बीच में मैं फ्री रखता हूँ और इस टाइम पे मैं एक्चुअल काम करता हूँ। अब मैं काम क्या करता हूँ, मैं पिछले अपने वीडियोस में भी बता चुका हूँ। तो अभी हम लोग एक बैंकिंग रिलेटेड डेटा पे काम कर रहे हैं। जो डेटा है वो एसएपी से आता है, एंड देन वो डेटाब्रिक्स में डेटा आ रहा है और मैं उस पर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ, ईडीए कर रहा हूँ, उसको क्लीन कर रहा हूँ, ईडीए कर रहा हूँ, एंड देन उस डेटा पे बेस पे हम लोग फैक्ट और डायमेंशंस बना रहे हैं। फैक्ट और डायमेंशंस क्यों बना रहे हैं, बिकॉज जाके जब वो जो डेटा है वो जब वो टेबल्स जाएंगी पावर बीआई में, हम स्टार स्कीमा यूज़ करते हैं। तो जब ये हम फैक्ट और डायमेंशन बनाएंगे तभी जाके वो पावर बीआई में स्टार स्कीमा बन पाएगा। तो हमको मेक श्योर करना पड़ता है कि हम इस तरह से अपना मॉडलिंग करें कि जब वो पावर बीआई में जाए उसमें ईजी हो जाए, स्टार स्कीमा तुरंत बन जाए। तो हम उस हिसाब से, तो मैं उस हिसाब से काम करता हूँ। तो मैं फैक्ट बनाऊंगा, डायमेंशंस बनाऊंगा, प्रोडक्ट बैकलॉग के डिसाइड पे, मतलब प्रोडक्ट बैकलॉग के ऊपर मैं डिफाइन करता हूँ कि ओके, अगर फॉर एग्जांपल डायमेंशन का प्रोडक्ट बैकलॉग है तो फिर उसको पूरा देखना कि डेटा कैसा है, पूरा क्लीन करना डेटा को। ऐसा नहीं होता है कि आपने मतलब एक सेट ऑफ रूल्स हैं, आपने फॉर एग्जांपल इस डेटा को लिया, फिर आप उसको एनालाइज करोगे, आप उसके कॉलम्स देखोगे, आप उसके डेटा टाइप्स देखोगे, देन फिर उसको उस हिसाब से मोल्ड करोगे डेटा को। देन एट द एंड आपको पता चलेगा ओके इसमें तो डुप्लीकेट्स हैं, तो फिर डुप्लीकेट्स को रिमूव करोगे। एट द एंड आपको ये भी पता चल सकता है कि जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सही नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ कॉलम्स ऐसे, फॉर एग्जांपल एक अमाउंट का कॉलम है, उसमें अमाउंट एक में लिखा है कि 1 लाख और एक में लिखा है कि 1,00,00,00 ऐसे लिखा हुआ है, एक में लिखा है कि 1.00.00। तो उसको बिज़नेस, अकॉर्डिंग टू बिज़नेस रिक्वायरमेंट, कि भाई वो बिज़नेस के अकॉर्डिंगली वो नंबर कैसा दिखना चाहिए, उसको भी पूरा आपको क्लीन करना पड़ता है। और इस सब प्रोसेस में टाइम जाता है, ऐसा नहीं, इतना इजी नहीं रहता है कि मतलब जैसे हम जो देखते हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब वगैरह पे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, कि हमने ये किया, फ़िल्टर लगाया, ये होता है। बट आपको जब वो आप रियल डेटा देखते हो ना, तो उसको आपको डिफ़ाइन करना कि अकॉर्डिंग टू बिज़नेस, कि भाई वो किस तरह से जाएगा डेटा, किस तरह से दिखना चाहिए, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसको पूरा क्लीन करना,
डेटा को क्लीन करना, ये सब काम रहता है, एंड देन उसको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना। तो हमारे डेटाब्रिक्स में 3-4 लेवल्स होते हैं कि वो डेटा रॉ में आया, फिर हम उसको नेक्स्ट लेयर में डालेंगे, देन वहाँ से हम थोड़ा सा क्लीन करेंगे, देन हम उसको क्यूरेटेड लेयर में डालेंगे, फिर हम उसको पूरा वहाँ एक नोटबुक बनाएंगे। नोटबुक बनाने के बाद एक सर्विंग लेयर पे ले जाएंगे जहाँ पे हम व्यू बनाएंगे। अब वो व्यू जाके एक पावर बीआई में कंज्यूम होगा। तो ये सब काम मैं करता हूँ अभी, मोस्टली अभी ये सब काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो डेवलपमेंट पूरा मुझ पे ही डिसाइडेड है, बिकॉज बैकएंड का पूरा डेवलपमेंट मैं ही देख रहा हूँ अभी अकेले। और ये प्रोजेक्ट अभी क्या है, हम लोग एक मॉकअप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इसका फुल डेटा नहीं लिया है हमने, केवल 1 साल का लिया है। हम ये क्लाइंट को दिखाएंगे। मतलब ऐसा मेरा कैसा है कि मैं क्लाइंट के साथ डायरेक्टली काम करता हूँ, और हम लोग जिसके लिए ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो मेरे क्लाइंट के यूज़र्स हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है XYZ, एंड देन मेरा जो क्लाइंट है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो BI टीम का हेड है, एंड देन वो एक सोल्यूशन बना रहा है उस प्रोडक्शन के यूज़र्स के लिए। कि फॉर एग्जांपल एक मैं परचेजिंग का एक रिपोर्ट बना रहा हूँ। अब ये परचेजिंग का रिपोर्ट कौन यूज़ करेगा? जो बायर्स होंगे उस मैन्युफैक्चरिंग फर्म में। वो देखेंगे कि भाई कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर है, कौन सा प्रोडक्ट कौन सा सप्लायर डालता है नहीं डालता है। ये एक एग्जाम्पल हुआ। तो हम लोग ऐसे, हमारे यूज़र्स होते हैं, ठीक है। क्लाइंट हो गया जिसके साथ मैं डायरेक्टली काम करता हूँ, और यूज़र्स वो होते हैं जो रिपोर्ट से डेटा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोगों का एक स्ट्रक्चर रहता है। तो हम लोग उसको वो यूज़र्स को दिखाएंगे कि उनको लगेगा कि क्या क्या डेटा अवेलेबल है नहीं है, और वो फिर अप्रूव करेंगे, एंड देन फिर वो हमको प्रोजेक्ट पूरी तरह से मिलेगा, एंड देन फिर हम उसको पूरा डेटा यूज़ करेंगे। तो अभी पूरा काम जो है वो बैकएंड का मैं संभाल रहा हूँ, और पावर बीआई का काम जो है एक डेवलपर है वो संभाल रहा है। पावर बीआई डेवलपर है वो। तो वो क्या करेगा, पावर बीआई डेवलपर पावर बीआई को डेटाब्रिक्स से कनेक्ट करेगा, एंड देन मेरा सारा जो डेटा मैंने प्रिपेयर किया है वो सब फैच कर लेगा पावर बीआई में, और डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू। बिकॉज स्टिल एक साल का यूज़ करें फिर भी डेटा है उसमें कि वो इंपोर्ट मोड में नहीं हो सकता, और बिकॉज हमको लॉन्ग टर्म ये प्रोजेक्ट लेके जाना है तो हम वही यूज़ करेंगे जो जिसको हम लॉन्ग टर्म यूज़ कर पाएँ। सो डायरेक्ट क्वेरी एक लॉन्ग टर्म यूज़ है। ये सब काम रहता है फिर मेरा। ये मैं 3 से 5 के बीच में काम करता हूँ। फिर 5 से 7 के बीच में ना बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं। तो मैं केवल एक प्रोजेक्ट में, अभी चलो मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ डेवलपमेंट का, बट मैं ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मेरा रोल अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इवोल्यूशन प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम लोग अपने जो हमारा वेयर हाउस है उसको माइग्रेट कर रहे हैं सारा डेटा को डेटाब्रिक्स में। तो उसमें जितनी भी टीम्स हैं, जितने भी उस डेटा वेयर हाउस में जितने भी टीम्स का डेटा है वो सब इकट्ठी होती हैं, एंड देन हम लोग उसमें डेटाब्रिक्स की ही टीम आती है उसमें, एंड देन वो हम लोग उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हम लोगों को उसमें भी उस टीम में जाना पड़ता है। अब वो जो मीटिंग होती है वो एक एक 1.5 घंटे की पूरी मीटिंग होती है। अब उसमें भी आप काम नहीं कर सकते, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपसे कब कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या आपसे कब कौन सा डेटा मांग लिया जाएगा, आपको नहीं पता। तो आपको पूरा कॉल सुनना पड़ता है। अब यूजुअली ये सब काम होते हैं। अगर ये वाला काम नहीं है तो फिर कुछ फॉर एग्जांपल कुछ डेवलपर्स होंगे जो मेरे साथ के होंगे जिनको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होगी, उनको हेल्प कर उसमें आधा पौन घंटा चला जाता है। तो ऐसे करके वो 2 घंटे पूरा चला जाता है 5 से 7 का टाइम। अगर नहीं है कोई कॉल्स तो फिर मैं अपना पूरा वो जो मेरे जो प्रोडक्ट बैकलॉग्स होंगे उस पर काम करता रहूँगा। अब देन 7 बजे तक देन फिर मैं थोड़ा सा टी वगैरह एक ब्रेक लेता हूँ 6:30 to 7 के बीच में। अगर कॉल्स हैं तो फिर 7 के बाद, या फिर 6:30 to 7 के बीच में एक ब्रेक लेता हूँ, टी ब्रेक। उसमें मैं अपने बच्चे वगैरह को देखता हूँ, अपने वाइफ वगैरह से बात कर लिया, मम्मी से बात कर लिया, फैमिली टाइम थोड़ा सा निकल जाता है क्योंकि सब घर में ही रहते हैं उस टाइम पे मोस्टली। तो सब उसी टाइम पे आधा घंटा वैसे निकल जाता है। अगर कॉल्स है तो कॉल लेते लेते ही टी वगैरह हो जाता है, नहीं तो अगर नहीं है तो मतलब साथ में बैठ के टी वगैरह हो जाता है। अब 5 to 7 के बीच में कॉल्स हो गए, एंड देन 7 to 9 के बीच में आप फिर से अपना काम कर सकते हो। अब उस बीच में थोड़ा सा खाली रहता है। अगर नहीं है खाली तो कुछ कॉल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अर्जेंट इशू चल रहा है जिसमें कोई डेवलपर स्टक है, तो स्टेक होल्डर क्या करेगा कि आपको भी ले लेगा क्योंकि आपने उस प्रोजेक्ट पे काम करके रखा है। तो आपसे भी कुछ हेल्प लेगा वो कि आप बताओ डेवलपर को कि कहाँ क्या जा सकते हो। अब वो इशू रिजॉल्व करने में आप पूरा बैकएंड में जाते जाओगे और फिर वो पूरा टाइम निकल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ कि
क्लाइंट हमारा पावर बीआई जो सोल्यूशन है वो रिव्यू कर रहा था, तो उसको दिखा कि एक नंबर था उसको मैच नहीं हो रहा था, उसको लग रहा था कि ये नंबर सही नहीं है। तो अब क्योंकि बैकएंड पूरा मैंने देखा हुआ था, उसका पूरा मैंने डेवलप किया हुआ था, तो उसने मुझे बोला कि ये पूरा चेक करो। अब वो जब मैंने स्टार्ट किया तो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए मैं पहले गया व्यूज़ में, मैंने व्यूज़ में देखा कि डेटा यहाँ कैसा आ रहा है, देन फिर मैं उसके अपर लेवल पे गया, देन फिर मैं उसके अपर लेवल पे गया, फिर मैं उसके अपर लेवल, फिर मुझे पता चला कि जो डेटा सोर्स से आ रहा है वही वहाँ से ही ऐसा आ रहा है, इसलिए वो नंबर ऐसा दिख रहा है। अब वो सोर्स में तो मैं नहीं जा सकता, बिकॉज सोर्स है एसएपी, मेरे पास में उसका एक्सेस नहीं है, तो मैं सोर्स में तो नहीं जा सकता। तो अब मैं क्लाइंट को बोलूँगा कि आप सोर्स में ये नंबर चेक करो, और मेरे पास में तो ये आ रहा है और ये सोर्स से आ रहा है, मैं उसको बताऊंगा कि ये देखो ये सोर्स था, ये नंबर था सोर्स में जब आया था, और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये नंबर हुआ। इस बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो नंबर को बहुत ज़्यादा, जो नंबर को चेंज करे। तो अब उसके उसके कोर्ट में बॉल चली गई। अब वो एसएपी में वो देखेगा नंबर कि वो नंबर वहाँ से सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस सब चीज़ में ही करीबन 2-3 घंटे चले जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा टाइम मतलब 5 से आप समझ लो 5 से 8 9 पूरा इसी सब में ही चला जाता है। और अगर कुछ नहीं है, कॉल्स नहीं है, तो फिर अपना काम कर लेता हूँ मैं, मुझे जो प्रोडक्ट बैकलॉग दिए गए हैं उस पर मैं काम करता हूँ फिर। एंड देन एट 9 मैं अपना काम रैप अप कर देता हूँ। मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत अर्जेंट काम है जो मुझे सुबह तक करना ही है और मुझे वो नहीं हो पाया, तो फिर मैं उसको स्ट्रेच भी करता हूँ, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम का थोड़ा सा ये कॉन भी है कि वो लैपटॉप बंद होता नहीं है। तो मैं स्ट्रेच भी करता हूँ, कभी कभी 9:30-10 भी बज जाते हैं, एंड उस अकॉर्डिंगली करता हूँ। अगर मेरा काम 9 बजे ख़त्म हो गया, मैंने लैपटॉप 9 बजे बंद कर दिया, तो फिर मैं उसके बाद में जिम जाता हूँ। मैं जिम हफ्ते में 3 से 4 दिन जाता हूँ, जब जैसा टाइम रहा। तो और मैं 40 to 45 मिनट के लिए जाता हूँ, बस थोड़ा सा हेल्दी रहने के लिए, कि थोड़ी सी एक्टिविटी, बिकॉज मैं वर्क फ्रॉम होम है तो दिन भर ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है, तो इसलिए मुझे मूवमेंट के लिए मैं जिम जाता हूँ। तो 40 to 45 मिनट के लिए 3 से 4 दिन के लिए मैं जाता हूँ जिम हफ्ते में। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल काम रहा 10 साढ़े 10 बज गए, तो उस दिन तो ऑब्वियसली जिम नहीं जाऊँगा। और अगर जिम गया तो फिर मैं 10 बजे तक आ जाता हूँ जिम से, एंड देन फिर मैं अपना डिनर करता हूँ। एंड डिनर के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी नेक्स्ट जॉब, जो है मेरी कंटेंट क्रिएशन। फिर मैं डिनर के बाद में मैं कंटेंट क्रिएशन पे काम करता हूँ। फॉर एग्जांपल थोड़ा मोड़ा कुछ, पहले तो हाँ, डिनर करते करते हम लोग थोड़ा फैमिली वगैरह कभी बैठते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके लिए फिर वो हो जाता है 11, 11:15, 11:30 बज जाते हैं कभी कभी। फॉर एग्जांपल किसी को जल्दी, सब थके हुए हैं तो जल्दी सो गए, तो फिर मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर देता हूँ, काम स्टार्ट कर देता हूँ। अगर नहीं है तो 11, 11:30 बज जाते हैं। फिर 11:30 to 12:30 में पूरा कंटेंट क्रिएशन का ही काम करता हूँ डेली। डेली करना पड़ता है, बिकॉज ये अपना जॉब 9 आवर्स का जॉब है, तो ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है मुझे। तो फिर मैं उस बीच में 1 घंटे काम करता हूँ, एंड 12:30 में रैप करता हूँ। फिर उसके बाद में मुझे बुक्स पढ़ने का भी शौक़ है, तो मैं कभी कभी, डेली तो नहीं, अगर मेरे पास में थोड़ा सा टाइम है तो मैं थोड़ा सा बुक्स भी पढ़ता हूँ सोने के पहले। मतलब मेरे जहाँ सोता हूँ मेरे वहाँ पे लैंप है एक, और मैंने पर्पसली रखा है, और पर्पसली मैं वहाँ पे 2-3 बुक्स रखता हूँ। कि मैंने कई बार सुना है अंकुर वारिको के चैनल वगैरह पे, तो मैंने वो फॉलो किया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, तो वो हो भी गया कंटिन्यू। तो कंटिन्यू डेली तो नहीं पढ़ता हूँ मैं, लेकिन हाँ, लेकिन मोस्टली पढ़ लेता हूँ जब जब टाइम मिल जाता है। और मुझे ऐसा भी नहीं कि एक बुक पढ़ रहा हूँ तो मैं पूरी ख़त्म करूँगा, मुझे आज इस बुक में इंटरेस्ट है तो मैं इस बुक को पढ़ूँगा, कल उस बुक में इंटरेस्ट है तो मैं उस बुक को पढ़ूँगा, ऐसा भी नहीं। बट मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो बस थोड़ा सा टाइम चुराता हूँ। एंड देन वही 12:30 1 तक मैं सो जाता हूँ। तो ये रहा मेरा पूरा शेड्यूल वर्क फ्रॉम होम का, कि मैं कैसे वर्क फ्रॉम होम करता हूँ और मेरा पूरा दिन कैसे जाता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए प्लीज़। और इसमें कमेंट में अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं आंसर भी करता हूँ, जितना हो सकता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट जितना हो सकता है। तो आप अपने कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं उसको ट्राई करूँगा आंसर करने का। So thank you all for listening this video till here. We'll meet you in next video. Thank you.